हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा आपको पता है, मैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास है। उत्पादन एवं लागत जो आपका चैप्टर है वो हम लोग आपका देख रहे हैं बच्चों। उत्पादन एवं आपके लागत के अंतर्गत हमने उत्पादन की सारी प्रक्रियाओं को समझा। अब हम आपकी लागत भी जो आपकी प्रक्रियाएं हैं हम उनको समझ रहे हैं। औसत लागत क्या होती है, कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत क्या होती है, औसत स्थिर लागत क्या होती है, सीमांत औसत स्थिर लागत क्या है, अल्पकालीन औसत क्या है, अल्पकालीन सीमांत औसत क्या है। इन सब के विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। सबको निकालने के जो आपके तरीके हैं वो हमने सीखे, उनके सूत्रों को देखा, अल्पकालीन क्या होती है हमने उनकी परिभाषाओं को भी लिखा, उनके सूत्रों को भी लिखा, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने सारणी के आपके माध्यम से हम उन सबको आपका बनाकर आपका देख रहे थे, हम उनको सीख रहे थे। क्लियर है? तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमने आपका सारणी करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को ने घर जाकर उस पूरी आपका सारणी को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसको रिवीजन किया होगा और प्रॉपर जितना आपको होमवर्क दिया था मैंने वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं आपके डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो हम आपका अपनी सारणी जो हम लोग आपका देख रहे थे, इस सारणी के माध्यम से हमने क्या करा बच्चों कि जो हमारी लागत की जो विभिन्न आपकी संकल्पनाएं थी, उन सारी संकल्पनाओं को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आपका समझ रहे थे और उनको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये वाला हम लोगों ने देख चुके थे, दूसरा तीसरा तक, यहां तक मैं आपको पूरा ये 3 पैटर्न आपको बताया था। बाकी 3 से लेकर 10 तक का मैंने आपको होमवर्क के रूप में काम दिया था कि आप लोग इसको अच्छे से करके आए। क्लियर है? लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया, आपको पता होगा, क्योंकि ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार छोटा सा मैं पुनः आपको रिवीजन करा देता हूं कि जितना भी आप देख रहे हैं ये 3 सारणी, ये जो आपको 3 कॉलम है, ये हमेशा आपको मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में देंगे आप। देखिए, निर्गत मिलेगा, कुल स्थिर लागत मिलेगी, कुल परावर्ती लागत मिलेगी। आपको कुल लागत निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर निकालनी है। स्थिर लागत निकालनी है। क्लियर है कि कुल स्थिर औसत लागत कितनी है? 20 ही है, तो देखिए यहाँ 20 ही दिखाई देगी। कुल औसत एवरेज लागत कितनी है? कुल खास कर कौन सी? आपका परावर्तित, यहाँ परावर्तित की बात कर रहे हैं। कितना है? 10, तो हमने 10 की बात करी। अल्पकालीन औसत लागत कितनी आई? तो अल्पकालीन औसत लागत की बात करें तो कितनी थी? 30। जहां हमने वहां आपका 30 को 1 से डिवाइड किया तो आपका 30। और अल्पकालीन सीमांत लागत कितनी थी? वो भी आपकी क्या थी बच्चों? 20 थी। कितनी? 10 थी। इस तरह से हमने पूरी सारणी को ज्ञात कर लिया और हम लोगों को 3 सारणी देके हमको देखिए ये 5 चीज जो है वो आपको 1 2 4 चीज आपको पूछ सकता है। क्लियर है? थोड़ा सा दिक्कत आपको पड़ती है आपको अल्पकालीन औसत लागत में, बाकी आप इसको एटीजी सारा कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। क्लियर है? और मेरी उम्मीद है कि आप सबने इसको बहुत अच्छे से घर पे आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। क्लियर है? आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है? ये आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि ये सब निर्गत वगैरह हम लोग इस सारणी के माध्यम से ही आपका देख चुके हैं। ठीक? और इन सबको हम लोग अपने में आपका पढ़े हैं और इनको देखे हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा इससे आगे की, क्योंकि जितना भी ये एक्सप्लेन दिया है वो सारा आपका जो हम लोग अभी अपना हम तालिका जो देखे हैं उसी का एक्सप्लेनेशन है और इस तालिका को हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका देख चुके हैं। इससे आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति किसकी देख रहे हैं हम बच्चों? अल्पकालीन जो वक्र है उसकी जो लागत है उसकी हम स्थिति को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। क्लियर है? देखिएगा, आप हमें देखते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि जो अल्पकालीन लागत वक्र हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। इन वक्रों को देखना है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए आखिर में जो ये वक्र हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। उन वक्रों को जब तक आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, तब तक आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तालिका 3.3 में
दिए गए समअंकों को एक्स तल यानी कि उत्पाद और वाई अक्ष यानी कि लागत को दिखाता है। अब देखिए आगे देखेंगे बाद में। पहले इसकी विवेचना की गई है कि निर्गत मतलब जो भी आपका आउटपुट है, निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को अधिक परावर्तीय आगत के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का आउटपुट में वृद्धि करें तो उसमें वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो फर्म है उस फर्म के जो इनपुट्स हैं आपको उसमें कुछ अधिक आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसके चेंज की आवश्यकता होगी और तभी जो है आप उसके रिजल्ट पर, आप उसके परिमाण पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है? देखिए अगर आपको चाहिए कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो किसी फर्म का है, किसी कंपनी का, तो आपको जो इनपुट्स हैं उनमें आपको अधिक चेंज लाने पड़ेंगे। सिंपल है और यही हम लोग सारणी में आपका पढ़ते भी आ रहे हैं। आगे देखिए कुल परावर्ती लागत में वृद्धि तथा उसी प्रकार कुल लागत में वृद्धि होती है। यानी कि वैसे ही क्या होता है, जो कुल आपका परिवर्तीय लागत में वृद्धि होती है और कुल लागत में भी इसमें इस प्रकार ही आपकी वृद्धि होती है। अतः जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है कुल परावर्तीय लागत तथा कुल लागत में वृद्धि होती जाती है। यानी कि जैसे ही आपका आउटपुट यानी कि चीजें आपको जो आपको रिजल्ट मिलेगा अगर उसमें वृद्धि है तो चाहे आपकी टोटल लागत हो या आपकी कुल लागत हो, उन सब में क्या होता है आपकी वृद्धि होती जाती है। क्योंकि अगर आपको फाइनल रूप से कोई आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके तकनीकी रूप से कुछ चीजों की आपने उनकी मात्रा बदली होगी, आपने उसमें चीजें आपने एफर्ट्स जो है ज्यादा लगाए होंगे, तभी तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं तो आपका उत्पादन या जो है वो कहां से होता, जो आपका निर्गत है वो कहां से बढ़ जाएगा। आप लोगों ने उसमें क्या लगाया होगा, अपने एफर्ट्स कुछ लगाए होंगे, कुछ आपने इनपुट में चेंज लाए होंगे, आपने कुछ कॉस्ट बदली होगी। ठीक, उत्पादन निर्गत की मात्रा से तथा उत्पादन के सभी स्तर पर स्थिर रहेगी। आप कह रहे हैं कि जितने भी आपका उत्पादन के सभी स्तर हैं वो क्या रहेंगे, स्थिर रहती है। ध्यान दीजिए, क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब देखिए जैसे रेखा चित्र 3.3 आपका दर्शाती है कुल स्थिर लागत। ध्यान दीजिए, कुल स्थिर लागत, कुल परावर्तीय लागत, कुल लागत वक्र का आकार एक विशिष्ट फर्म के लिए है। कैसा है, यानी कि अगर बात करें कुल स्थिर लागत का, कुल परावर्तीय लागत का और कुल लागत वक्र का आकार एक विशिष्ट फर्म के लिए, किसी के लिए है, कोई आपकी विशिष्ट आपकी फर्म है, कोई एक विशिष्ट कंपनी है, उसके लिए हम उत्पादन को एक्स अक्ष पर, आप देखिए जो उत्पादन है हम उसको एक्स अक्ष पर, लागत को वाई अक्ष पर रखते हैं। कुल स्थिर लागत स्थिर है जो कि मूल्य C1 है, यानी कि जो आपकी कुल स्थिर लागत है वो क्या है आपकी C1, ये रही आपकी C1। और C1 को क्या दिखा रहा है, कुल स्थिर लागत। आपको ध्यान दीजिए, ये रही लाइन कुल स्थिर लागत की। ठीक है, तथा निर्गत में परिवर्तन के साथ परावर्तीय नहीं होता है। अतः एक समस्तरीय सीधी रेखा है जो लागत कक्ष के बिंदु C1 पर काटती है। Q1 पर कुल परावर्तीय लागत C2 तथा कुल लागत है। यानी कि आप देखिए जहां आपका बिंदु अक्ष पर कोई चीज काट रही है वो Q1, ध्यान दीजिए Q1 है, क्या है, Q1 पर कुल परावर्ती लागत तथा C2 Q3 पर है। अब C2 को देखिएगा, ये C3 पर यहां आपका कट कर रही है। ठीक है, देखिए औसत लागत कुल स्थिर लागत का अनुपात क्यों है, यानी कि जो भी आपका एवरेज औसत लागत है और जो कुल स्थिर लागत है उसका जो अनुपात है वो क्या है आपका क्यों है। कुल स्थिर लागत स्थिर है, आप कह रहे हैं कि जो आपकी कुल जो स्थिर लागत है, क्लियर है, और स्थिर है। अतः जैसे जैसे Q में वृद्धि होती है औसत स्थिर घटता है, यानी कि जैसे आपको Q में वृद्धि होगी तो जो औसत स्थिर लागत है वो घटती चली जाएगी। जब निर्गत शून्य के अधिकतम निकट होता है, यानी कि जो आउटपुट है जो आपके शून्य के निकटतम जब आपका पहुंचता है तो क्या होता है, जो भी औसत स्थिर लागत है वो मनमाने ढंग से बढ़ा होता है, यानी कि अपने हिसाब से बढ़ रहा होता है। तथा निर्गत जैसे जैसे अनंत की ओर बढ़ता है, कहां की ओर बढ़ता है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी की ओर,
तो औसत स्थिर लागत शून्य की ओर बढ़ जाती है। कहां की ओर बढ़ जाती है? शून्य की ओर बढ़ जाती है। औसत स्थिर लागत वक्र वास्तव में एक आयताकार आपका परिवलय है। कह रहे कि जो औसत स्थिर जो आपकी लागत है, ये क्या है? एक बच्चों, एक आयताकार आपका परवलय है। कैसा है? एक आयताकार आपका परवलय है। ठीक है। यदि हम निर्गत के किसी भी मूल्य Q को उसके संबंधित औसत स्थिर लागत से गुणा करते हैं, तब हम सदैव एक स्थिर कुल लागत प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे? तब हम कुल एक स्थिर जो आपकी लागत है, हम इसको लागत को प्राप्त करते हैं। रेखाचित्र आपका 3.2 में एक विशिष्ट फर्म के लिए औसत लागत वक्र का आकार दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? औसत लागत स्थिर जो वक्र है उसको वो आपका दर्शाया गया है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। ये रही आपकी लागत, ये रहा आपका निर्गत। क्लियर है? और ये रहा औसत लागत। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक की तरफ आपको छूता हुआ जो ग्राफ है वो आपको दिखाया गया है। देखिए, औसत स्थिर लागत वक्र है एक आयताकार। कैसा है? एक आपका आयताकार। देखिए, आयताकार अति परवलय है। आयत ओ एफ सी क्यू। आयत में आप देखिए कौन से आयत की बात कर रहा है? ओ एफ सी क्यू वन। यही तो है आयत भाई, जो आपका राइट एंगल बन रहा है, यही तो बन रहा है। ठीक है। इसलिए हम कुल स्थिर लागत का क्षेत्र देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागत का हम इसको क्षेत्रफल देते हैं। आगे देखिए, हम समस्तरीय कक्षा पर निर्गत मापते हैं तथा औसत स्थिर लागत ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होती है। कह रहे जो भी आपकी निर्गत होती है, हम उसको कहां मापते हैं? समस्तरीय जो आपका लागत होती है, हम उसको मापते हैं, हम उस पर इसको मापते हैं। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहेगा। निर्गत के Q1 स्तर पर हम औसत स्थिर लागत F पर प्राप्त करते हैं। कुल स्थिर लागत की गणना इस प्रकार की जाती है। देखिए, अगर हम कुल स्थिर लागत की अपनी गणना करें, हम कैसे करते हैं आपको ध्यान रखना है। कुल स्थिर लागत की गणना को समझिए हम लोग कि कुल स्थिर लागत की गणना बराबर औसत स्थिर लागत गुणा मात्रा, यानी कि OFQ बराबर OQ1, यानी कि इसी का तो आयतफल निकाला हमने भाई। यही देखिए OF, ये रहा आपका OF, ये वाला OF, समझिए, ये तो था OF। गुणा किससे करी? CQ1 से, और CQ1 से गुणा कर ही तो हमको क्या मिला? कुल स्थिर जो औसत लागत है वो हमको प्राप्त हुई। क्लियर है बच्चों? अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग वो आपका बढ़ चलते हैं, और आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, हम कुल स्थिर लागत वक्र से औसत स्थिर लागत की गणना कर सकते हैं। चित्र आपका 3.5 में समस्तरीय आपका सीधी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा को F पर काटती है, वह कुल स्थिर लागत वक्र है। निर्गत के Q0 स्तर पर कुल स्थिर लागत OF के समान है। Q0 पर कुल स्थिर लागत वक्र पर ए संबंधी बिंदु A पर अब कोण दिए। देखिए, अब यहाँ कोण दिया है। अगर हम यहाँ आयत की बात करें, ये कोण है। कोण कौन सा है? कोण होगा AOQ। ये देखिए, यही तो कोण बनना है, तो आपका राइट एंगल कोण है। ठीक है, क्यों बा होगा। Q0 इक्वल टू पर औसत लागत है, औसत लागत स्थिर है। अगर हम इसको देखें तो कुल स्थिर लागत अपॉन मात्रा इक्वल टू A अपॉन डेल्टा Q, क्योंकि यहाँ इसकी मात्रा है कुल स्थिर लागत की ये, और कुल मात्रा की इक्वल टू tan थीटा। किसमें निकालते हैं? tan थीटा में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सा बच्चों, आपको याद रखना है। याद रखिए, क्या याद रखेंगे? देखिए, अगर आपको औसत स्थिर लागत, देखिए, तो इसको निकालने के लिए पड़ेगा आपको कुल स्थिर लागत।
क्या ध्यान रखना है? कुल स्थिर लागत अपॉन मात्रा, यानी कि देखिएगा A इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन ओ डेल्टा क्यू जीरो इज इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो औसत स्थिर लागत है आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना आपको जो है ध्यान रखना है। आगे देखिए, आइए अब दृष्टि डालते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र पर। किस पर? ध्यान दीजिए, अब हम दृष्टि डाल रहे हैं अल्पकालीन सीमांत वक्र, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने 5 चीज पढ़ी हैं उन सब के वक्र तो हमको बनाने पड़ेंगे। सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है, ध्यान दीजिए कैसी है, ध्यान देना है। वह अतिरिक्त आपकी लागत है जो एक फर्म के निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने के लिए अपने ऊपर वहन करती है। यानी कि आपने जितना प्रोडक्शन किया है, अगर आप उस एक अतिरिक्त और इकाई चाहते हैं, उस इकाई में कितना पैसा खर्च हुआ उसके ऊपर, वो है आपका क्या है बच्चों? अतिरिक्त लागत। ध्यान रहेगा, यानी कि एक यूनिट आपको एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए जो आपका पैसा पे करना पड़ा, वो क्या है? उसको बोलते हैं एक अतिरिक्त आपकी लागत। क्लियर रहेगा? अब देखिए, परावर्तीय अनुपात के नियम के अनुसार, किसका कौन सा नियम है? परावर्तीय अनुपात के नियम के अनुसार आरंभ में एक कारक के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। अब देखिए, परिवर्ती अनुपात का नियम यानी कि जो आपका वेरिएबल चेंज होते हैं उसका अनुपात का नियम कहता है कोई भी एक कारक होगा, सबसे पहले जो आपका सीमांत उत्पाद होगा, सबसे पहले उसमें वृद्धि होगी। जैसे जैसे प्रयोग में वृद्धि होती जाती है, एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर क्या होता है? इसमें गिरावट आने लगती है। ये तो हम पहले भी देखे कि सीमांत का सिंपल ये नियम है कि एक मैक्सिमम लेवल तक बढ़ेगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर क्या होता है, जो आपकी वृद्धि होती है वो आपके घटने लगती है। क्लियर है? इससे अभिप्राय है कि आरंभ में निर्गत प्रत्येक इकाई, देखिए आरंभ में निर्गत की प्रत्येक अलग इकाई का उत्पादन करने के लिए कारक की आवश्यकता कैसी होती है? न्यूनतम होती है, और तदुपरांत एक विशेष बिंदु पर पहुंच के उसके पश्चात अधिकतम हो जाती है। परिमाण स्वरूप दिए गए कारक मूल्य के साथ आरंभ में अल्पकालीन सीमांत लागत में गिरावट आती है। और कह रहे हैं जो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कारक होता है मूल्य, आरंभ में क्या होता है? एक अधिकतम मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है, फिर उसके पहुंचने के साथ क्या होती है कि अल्पकालीन जो सीमांत लागत है उसमें जो है आपकी गिरावट नजर आती है, तथा उसके बाद एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर वृद्धि होने लगती है। अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार की तरह होता है। कैसा होता है? आपका यू आकार की तरह होता है। इसको भी देखेंगे। निर्गत के शून्य स्तर पर अल्पकालीन सीमांत लागत अपरिभाषित है, यानी कि अगर आपका आउटपुट अगर आपका 0 है तो उस स्तर पर हम लोग अल्पकालीन सीमांत लागत को हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परिभाषित। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कोई वेरिएंट है ही नहीं और जब आपका उत्पादन ही आपका 0 हुआ है। क्लियर है? क्या हुआ है आप ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, कोई उत्पादन आपका 0 हुआ तो आप उससे भाग देंगे, 0 से भाग देंगे तो ऑलवेज 0। तो उसका तो उसमें क्या कोई हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? तो नहीं, हम उसको कोई किसी प्रकार से हम उसको परिभाषित आपका नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, हम उस निर्गत की स्थिति में हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। निर्गत के एक विशेष स्तर पर कुल परावर्तीय लागत उस स्तर को परिभाषित लागतों का योग होती है। जब औसत परावर्तीय लागत किसी वक्र किस प्रकार दिखाई देती है, निर्गत की प्रथम इकाइयों के लिए यह जांच करना सरल है कि अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परावर्तीय लागत एक ही रहे। अतः दोनों अल्पकालीन सीमांत लागत तथा
औसत परावर्तीय लागत वक्र एक ही बिंदु से शुरू होती है। यानी कि चाहे आपका अल्पकालीन सीमांत लागत हो या औसत परावर्तीय लागत हो, ये कहां से शुरू होती है बच्चों? ध्यान देना है, एक ही बिंदु से शुरू होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो की पॉइंट है वो एक ही है, अल्पकालीन सीमांत लागत का भी और औसत परावर्तीय लागत का भी। ठीक है, जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, अल्पकालीन सीमांत लागत में आपकी गिरावट आती चली जाएगी। क्लियर है? क्या आती चली जाएगी? आपका गिरावट। औसत परावर्तीय लागत होने के कारण उसमें आपका गिरावट आने लगती है। किसके कारण? औसत लागत के कारण उसमें क्या आती है? आपकी गिरावट आने लगती है। परंतु अल्पकालीन सीमांत लागत की तुलना को में गिरावट कम आती है, तब एक बिंदु के बाद अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि होती है, औसत परावर्तीय लागत में निरंतर गिरावट आती है। क्या आती है उसमें? आपकी निरंतर आपका गिरावट आती है। जब तक अल्पकालीन सीमांत लागत का मूल्य प्रचलित औसत परावर्त के मूल्य की तुलना में कम रहता है, एक बार जब अल्पकालीन सीमांत लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाती है तो इसका मूल्य औसत परावर्तीय लागत के मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है। तब औसत परावर्तीय लागत में वृद्धि आने के प्रारंभ हो जाती है और औसत परावर्तीय लागत यू आकार का होती है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि तो पूरी परिभाषा है किस प्रकार का बनेगा। हमने इसको v को डिफाइन किया है, शुरू ओ से ही हुआ है, यानी कि वही आपका किस तरह से मल्टीप्लाई जाएगी ये हमको देखना है। क्या ये मल्टीप्लाई होगा बी क्यू का, फिर क्या हम इसको रिफाइन कर सकते हैं बी डी अपॉन बी क्यू में, और इक्वल टू क्या हम इसको tan थीटा के बराबर आपका मान सकते हैं, ये हमको देखना है। और ध्यान दीजिए, ये जो है अल्पकालीन, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, औसत परावर्तीय लागत जो इसका ग्राफ है वो किस प्रकार में बन रहा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। कैसे बन रहा है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये इस आकार में नहीं बन रहा है, बल्कि इसकी जो स्थिति है वो कैसी बन रही है आपकी बच्चों? यू आकार का हो रहा है ग्राफ। ध्यान रखिए, पहले बढ़ा और देखिए फिर एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या हो रहा है? एक मैक्सिमम लेवल तक। ये आपको पूरा अच्छे से आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि जब तक आप इस पे गौर नहीं करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो आपको बहुत अच्छे से इस पर पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो देखिए, पूरी प्रोसेस को कैसे घट रहा है उसका ही तो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। और ये सारणी क्या करती है? ये सारणी का जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस सारणी का ही अधिकतम एक्सप्लेनेशन है, इस वाली सारणी का ही, कि हम कैसे परावर्तीय लागत निकालते हैं। अब देखिए, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सीमांत घट रहा है, बढ़ रहा है, अब आप सबसे पहले तो सार को क्लीन कर देता हूं मैं, फिर मैं आपको फटाफट आपको बता देता हूं कि क्या स्थिति हो रही है। देखिए बच्चों, अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताइए आप। देखिए, सीमांत का लगे ना 10 से 8 हुआ, पहले बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है। अब देखिए, यहां मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। यहां क्या पहुंच गया आपका? मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा, नहीं पहुंचा? तो पहले बढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस बढ़ जाएगा। यू आकार का है। और कुछ औसत वाले कैसे बन रहे थे? इस प्रकार बनाए और हमने क्यों लागत बांधी, कुछ ये बने। तो हर आकार की स्थिति क्या होती है, हर ग्राफ में अलग अलग होती है। अगर आप सारणी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, वहां से आपका निकल जाएगा। फिर भी मुझे इस चैप्टर के क्या है, कुछ बच्चों महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है वो मुझे करवाने, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख। आप सब बच्चे क्या करें कि एक बार इस सारणी को जिन लोगों ने नहीं किया है, आप इसको पुनः जाकर एक बार इसको जरूर पढ़िए, इन सारी परिभाषाओं को पढ़िए, किस प्रकार पढ़ा है। देखो, मैंने इतना आपको लंबा नहीं बताया, मैंने पहले ही आपको पूरा परिभाषित के रूप में आपको दिखा दिया है, पूरी परिभाषा करके मैंने आपको लिखवा दी थी। लेकिन चैप्टर है तो मैं उसको एक एक करके आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? वैसे मैं इस सब की परिभाषाएं क्या होती है, अल्पकालीन सीमांत परिवर्तन क्या है, कुल औसत क्या है, परिवर्तित क्या है, कुल लागत क्या है, स्थिर कुल लागत, सब मैं आपको लिखवा चुका हूं। क्लियर है? अब बढ़, आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।